हेलो क्लास। इन वीडियो लेक्चर्स में हम लोग ये कोशिश करेंगे कि हमारे सिलेबस में आने वाले मैक्सिमम ऐसे टॉपिक्स जो एग्ज़ाम में हैवी वेटेज रखते हैं उन सभी को हम कवर करें। और कवर करने के लिए हमारी प्रोसेस ये होगी कि पहले हम थ्योरी देखेंगे, थ्योरी के बाद जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है वो देखेंगे, उसके बाद कुछ असाइनमेंट्स या कुछ क्वेश्चंस आपको मैं करने के लिए बोलूँगा, आप लोग वो करेंगे और उससे रिलेटेड आपको जो भी डाउट्स आते हैं वो लोग आप मुझसे ग्रुप पे पूछ सकते हैं। हमारा सब्जेक्ट था डिजिटल टेक्निक्स। डिजिटल टेक्निक्स में हमने क्लासरूम में कुछ बेसिक्स कवर किए थे, जैसे कि एनालॉग और डिजिटल सिग्नल में डिफरेंस, उसके बाद डिफरेंट लॉजिक गेट्स, उनकी ट्रूथ टेबल्स और बूलियन अलजेब्रा का भी कुछ पोर्शन हमने कवर कर लिया था। पर बूलियन अलजेब्रा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसलिए हम इसको एक बार फिर से कवर करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं बूलियन अलजेब्रा। सबसे पहले हम ये देखें कि बूलियन अलजेब्रा क्या होता है। अच्छा, इससे पहले मैं एक बात आपको और बोलना चाहूँगा कि इस वीडियो लेक्चर के टाइम पर आप देख सकते हैं कि पीडीएफ मूव कर रही है। मैं कुछ इस टाइप से बताऊंगा कि इस पीडीएफ के साथ साथ आपको भी मेरे साथ में चलना होगा। जब मैं लाइन रीड करूंगा तो आपको भी लाइन रीड करनी होगी, और जब मुझे कुछ मार्क करके बताना होगा तो इस टाइप से मैं उसको मार्क करके बताऊंगा, तो उस टाइम आपको वहाँ पर ध्यान देना होगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं बूलियन अलजेब्रा। आप देख सकते हैं बूलियन अलजेब्रा क्या होता है और इसकी ज़रूरत क्यों होती है। हमने देखा था कि डिजिटल टेक्निक सब्जेक्ट में या फिर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में या फिर डिजिटल कम्युनिकेशन के लिए हम डिफरेंट सिस्टम्स यूज़ करते हैं। हर एक सिस्टम के लिए कुछ इनपुट्स होते हैं, कुछ आउटपुट्स होते हैं, और उन इनपुट्स और आउटपुट्स को मिला के उस सिस्टम की एक इक्वेशन होती है। हमारी कोशिश ये रहती है कि हम उस इक्वेशन को मिनिमाइज़ करें ताकि हमारा सर्किट कम से कम कॉम्प्लेक्स हो। तो आप देख सकते हैं फर्स्ट लाइन में अगर आप पढ़ेंगे तो इट इज़ यूज टू सिंप्लीफाई कॉम्प्लेक्स सर्किट्स। कॉम्प्लेक्स सर्किट को सिंपल करने में यूज़ होता है। बूलियन अलजेब्रा में हमें सिर्फ 0 और 1 देखने को मिलेगा। 0 और 1 के अलावा दूसरी कोई भी वैल्यू हम नहीं देखेंगे, और इसी कारण से किसी भी वेरिएबल की दो ही वैल्यू हो सकती है, या तो 0 या फिर 1। और यह वेरिएबल क्या होते हैं? वेरिएबल किसी भी सिस्टम के लिए इनपुट या फिर आउटपुट होते हैं। ठीक है, अब हमने देखा था क्लास में कि कि 1 मतलब हाई और 0 मतलब लो। यह हम एक कन्वेंशन मान के चल रहे हैं कि 1 को हम एज अ हाई वोल्टेज ट्रीट करेंगे और 0 को एज अ लो वोल्टेज ट्रीट करेंगे। ठीक है, इसके बाद अब हम ये देखेंगे कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। कॉम्प्लीमेंट बेसिकली अगर हम जनरल लैंग्वेज में समझे तो किसी भी चीज़ को उल्टा करना। अभी बूलियन अलजेब्रा में हमारे पास सिर्फ दो ही डिजिट्स हैं, एक 1 है और एक 0 है, तो इसलिए 0 का कॉम्प्लीमेंट 1 होगा और 1 का कॉम्प्लीमेंट 0 होगा। ठीक है, अब कॉम्प्लीमेंट को हम शो कैसे करते हैं? कॉम्प्लीमेंट को हम बार से शो करते हैं। देखिए यहाँ पे 0 के ऊपर बार लगा हुआ है, तो इसका मतलब है कॉम्प्लीमेंट ऑफ 0 इक्वल टू 1 और कॉम्प्लीमेंट ऑफ 1 इक्वल टू 0। अब कॉम्प्लीमेंट का इसके अलावा एक सिंबल और भी होता है, इसको हम अपर डैश से शो करते हैं। अपर डैश मतलब ये देखिए, ए बार को हम ए डैश भी लिख सकते हैं और बी बार को हम बी डैश भी लिख सकते हैं। तो यह था सिंपली कॉम्प्लीमेंट, कि किसी भी वेरिएबल का हम कॉम्प्लीमेंट कैसे निकाल सकते हैं और वो क्या होता है। अब देखिए फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हमने
ए बार का एक और बार लिया, मतलब किसी भी वेरिएबल का 2 बार कॉम्प्लीमेंट लिया है। तो जब हम किसी भी वेरिएबल का 2 बार कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो हमें फिर से वही वेरिएबल मिल जाता है। ये देखिए, ए का 2 बार कॉम्प्लीमेंट लेने पे ए मिला, वैसे ही बी का 2 बार लेने पे बी मिला, और 0 का 2 बार लेने पे 0 मिला, और 1 का 2 बार लेने पे 1 मिला। यह छोटे छोटे सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। ये सारे पॉइंट्स ही आपको इक्वेशन सॉल्व करने में हेल्प करेंगे। ठीक है। अब नेक्स्ट हमने देखा हुआ है पहले भी, और ऑपरेशन एंड एंड ऑपरेशन। ये है आपका और ऑपरेशन, जिसको हम प्लस साइन के थ्रू बताते हैं, ए प्लस बी प्लस सी, और एंड ऑपरेशन जिसको हम डॉट के थ्रू बताते हैं, ए डॉट बी डॉट सी। ठीक है। अब ये हमने देख लिया था कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखेंगे बूलियन लॉस। अभी देखिए, हमने अभी बूलियन अलजेब्रा में क्या क्या वेरिएबल्स को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं और कॉम्प्लीमेंट क्या होता है वो देखा। अब इसके साथ ही हमें कुछ लॉस देखने पड़ेंगे और कुछ थ्योरीज़ देखनी पड़ेगी। जैसे हम स्कूल्स में थे तो हम थ्योरीज़ देखते थे और उन थ्योरीज़ को बड़े क्वेश्चन सॉल्व करने में यूज़ करते थे, वैसे ही यहाँ पे हम कुछ लॉस देखेंगे और थ्योरीज़ देखेंगे और इनको डायरेक्टली यूज़ करेंगे। अभी आप देख सकते हैं स्क्रीन पे आपको 3 लॉ दिख रहे हैं, कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये 3 ही बेसिक लॉ हैं। अगर आप नॉर्मली इनको देखेंगे, देखिए जैसे पहला लॉ कम्यूटेटिव लॉ, ए डॉट बी इक्वल्स टू बी डॉट ए। सिंपल लग रहा है आपको देखने में कि भाई उल्टा करके लिखा हुआ सेम है, पर हमें ध्यान रखना है कि बूलियन अलजेब्रा में भी हम किसी भी वेरिएबल को ऐसे एक्सचेंज करके लिख सकते हैं, जैसे ए प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए। एसोसिएटिव लॉ में ए डॉट बी का होल ब्रैकेट डॉट सी इक्वल्स टू ए डॉट बी डॉट सी का होल ब्रैकेट, ए प्लस बी ब्रैकेट में प्लस सी इक्वल्स टू ए प्लस ब्रैकेट में बी प्लस सी। और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ए डॉट बी प्लस सी, इसको नॉर्मली हमने खोल के लिख सकते हैं, जैसे ए डॉट बी और ए डॉट सी। ये बेसिक 3 लॉ होते हैं। कभी कभी आपको एग्ज़ाम में ये भी पूछा जा सकता है कि कम्यूटेटिव लॉ कौन सा होता है, एसोसिएटिव कौन सा होता है और डिस्ट्रीब्यूटिव कौन सा होता है। तो उस टाइम आपको याद रखना है कि ये होते क्या हैं। ये याद रखना इनको बड़ी बात है। मतलब ऐसा नहीं हो कि हम एसोसिएटिव में कम्यूटेटिव लिखें और कम्यूटेटिव में एसोसिएटिव लिखें। ठीक है, आगे चलते हैं। अब कुछ बहुत ही बेसिक ऑपरेशंस जिनको हम एंड लॉ कह रहे हैं और लॉ कह रहे हैं। एंड लॉ में हम देख रहे हैं कि मान लीजिए कोई भी एक वेरिएबल ए है, उसका अगर हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं 0 के साथ तो क्या मिलेगा, 0। नॉर्मली मैथमेटिक्स भी ये बोलता है कि 0 में किसी का भी प्रोडक्ट करेंगे तो 0 मिलेगा, और 1 का प्रोडक्ट करेंगे तो वो ही डिजिट मिलेगी। वैसे ही यदि ए डॉट ए करेंगे तो ए मिलेगा और ए डॉट ए बार करेंगे तो 0 मिलेगा। अब ये कैसे, देखिए ए एक्चुअली है क्या, एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू तो हाई होगी या फिर लो होगी। अब ए मान लीजिए हाई है, तो हाई में हाई का अगर आप इंटू करेंगे तो आपको हाई ही मिलेगा, डबल हाई मिलेगा ऐसा तो हो नहीं सकता, या हाई स्कोर मिलेगा ऐसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि हमारे पास 2 ही वैल्यू है, या तो 1 या फिर 0। वैसे ही अगर आप ए में ए का कॉम्प्लीमेंट का प्रोडक्ट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, हमेशा 0, क्योंकि अगर ए 1 है तो ए कॉम्प्लीमेंट 0 होगा और ए 0 है तो ए कॉम्प्लीमेंट 1 होगा। इसलिए आप जब भी ए डॉट ए बार या फिर बी डॉट बी बार करेंगे तो आउटपुट क्या मिलेगा, 0। नेक्स्ट क्या है, और लॉ। और लॉ में पहली इक्वेशन अगर हम देखें तो ए प्लस 0, किसी भी वेरिएबल में 0 का ऐड करेंगे तो हमें हमेशा क्या मिलेगा, वो ही वेरिएबल मिलेगा। ए प्लस 1 करेंगे तो हमें हमेशा क्या मिलेगा, 1। ऐसा क्यों, क्योंकि
ए क्या है, या तो हाई होगा या फिर लो होगा। अब हाई और 1 क्या है, हाई है, हमने पहले से देखा है। तो आप देखो, अगर हाई में हाई को जोड़ोगे तो भी आपको हाई मिलेगा, और लो में हाई को जोड़ोगे तो भी आपको क्या मिलेगा, हाई मिलेगा। वैसे ही अगर a प्लस ए करेंगे तो क्या मिलेगा, a। क्यों? क्योंकि या तो हाई प्लस हाई करोगे तो भी हाई मिलेगा, और लो प्लस लो करोगे तो भी लो मिलेगा। वैसे ही अगर a प्लस ए बार करते हैं तो उसका रिजल्ट क्या होगा, 1 होगा। क्यों? क्योंकि अगर a को हम 1 मान लें तो 1 प्लस 0 बराबर क्या मिलेगा, 1। और 1 को अगर 0 मान लें तो 0 प्लस 1 का बार कितना होगा, 1 बराबर क्या मिलेगा, 0। इसलिए ये भी यूँ होगा। आपको ये सभी रिजल्ट्स याद रखने हैं। ये सभी रिजल्ट्स आपको बूलियन अलजेब्रा सॉल्व करने में हेल्पफुल रहेंगे, और इन्हीं की बेस पे आप आगे क्वेश्चंस कर पाएंगे। तो इनको वीडियो पॉज करके अच्छे से समझ लीजिएगा, ठीक है। ये वही मैंने एग्ज़ाम्पल लिया हुआ है कि अगर a बराबर 1 है तो ऊपर के चारों रिजल्ट्स में a की वैल्यू रखी है, और फिर उनके आउटपुट देखे हैं। जैसे 1.0 इक्वल्स टू 0, 1.1 इक्वल्स टू 1, 1.1 बार इक्वल्स टू 0। यहाँ पर एक्चुअली इट इज़ 1 प्लस 0 बराबर 1 है, यहाँ पर इक्वल्स का साइन रह गया। और हाई में हाई को जोड़ेंगे तो भी हाई, हाई में हाई को जोड़ेंगे तो हाई, और हाई में हाई बार को जोड़ेंगे तो भी 1। तो ये सारे रिजल्ट्स आपको याद रखने हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज़ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अच्छा, अभी आप कहेंगे कि हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ देख लिया था। एक्चुअली इट इज़ डिस्ट्रीब्यूटिव थ्योरम। ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव थ्योरम। तो डिस्ट्रीब्यूटिव थ्योरम इट इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थ्योरम्स इन बूलियन अलजेब्रा। ये क्या बोलती है कि अगर आपको दिया है a प्लस बी डॉट सी, तो उसको आप कैसे लिखेंगे, a प्लस बी और a प्लस सी। मतलब पहले एक बार a के साथ b और फिर एक बार a के साथ c। देखिए, एक बार a के साथ b और फिर एक बार a के साथ c। आए समझ में? ऐसे ही कोई भी इक्वेशन हो सकती है। जैसे मान लीजिए x प्लस वाई जेड है, तो इसको कैसे लिखेंगे, एक बार x के साथ y और फिर एक बार x के साथ z। ठीक है, आया समझ में? ऐसा कहीं पे भी इस इक्वेशन को हम यूज़ कर सकते हैं। अब आपके एग्ज़ाम्स में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का प्रूफ भी पूछा जाता है, तो उसको कैसे करेंगे हम देखते हैं। अब देखिए, पहले हमने लिया इक्वेशन का RHS मतलब राइट हैंड साइड, इसको हमने लिख लिया। इसको हमने प्रोडक्ट के फॉर्म में ओपन कर लिया। पहले a में a का, फिर a में c का, a में b का, और इसको 4 टर्म में ओपन कर लिया। अब अभी देखो, अपन ने ऊपर देखा था कि एंड लॉ में a डॉट a की क्या वैल्यू होती है, a, तो उसको हमने क्या लिख दिया, a। बाकी तीनों टर्म हमने वैसे की वैसे लिख दी। अब इसके बाद इन तीनों टर्म्स में से हमें क्या कॉमन दिख रहा है, a कॉमन दिख रहा है, तो हमने a को क्या करा, बाहर निकाल लिया। उसके बाद अंदर क्या बचा, यहाँ पे a की जगह 1 बचेगा क्योंकि ये बाहर आ गया। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर a नहीं आएगा और यहाँ पर c नहीं आएगा, a नहीं आएगा। यहाँ पर भी क्या बचेगा, अंदर सिर्फ b और c, क्योंकि हमने a तो कॉमन ले लिया है। ठीक है, और नेक्स्ट टर्म जो b प्लस सी है, कौन सी, b प्लस सी, वो एज इट इज़ आ गई। यहाँ पर क्या गलती है, यहाँ पर c नहीं आएगा और यहाँ पर यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर a नहीं आएगा और यहाँ पर भी a नहीं आएगा क्योंकि a हमने कॉमन लिया हुआ है। अब हम जानते हैं कि a में यदि हम कुछ भी प्लस करते हैं तो
वन में कुछ भी प्लस करते हैं तो हमको हमेशा क्या मिलता है, वन, क्योंकि वन को हम क्या मान के चल रहे हैं, हाई। तो देखो यहाँ पे वन के एडिशन में क्या है, ये पूरी टर्म, इस पूरी टर्म को हमने एक्स मान लिया है। अब यदि हम एक्स वन में एक्स को जोड़ेंगे तो हमको हमेशा क्या मिलेगा, वन मिलेगा। तो आप नीचे देख सकते हैं कि आपको इस पूरी टर्म की जगह क्या मिला है, वन, और ये एज इट इज़ लिखी। अब हमको पता है ए डॉट वन करते हैं तो क्या मिलता है, ए। हो सकता है आपको याद ना रहे तो आप ऊपर जाके एंड लो और लो में देख सकते हैं कि ए डॉट वन की क्या वैल्यू होती है। तो अब देखिए आपको मिल गया ए प्लस बी डॉट सी, प्रूव हो गया। एल एच एस इक्वल्स टू आर एच एस आ गया। अब इसके बाद नेक्स्ट इम्पोर्टेंट थ्योरम है आपकी डी मॉर्गन्स थ्योरम। डी मॉर्गन्स थ्योरम जो है आपको एग्ज़ाम्स में इक्वेशंस के अंदर भी पूछी गई है और इसका प्रूफ भी पूछा गया है, इसलिए इसको मैंने थोड़ा डिस्क्रिप्टिव बताया। डी मॉर्गन्स थ्योरम के दो स्टेटमेंट होते हैं। पहला स्टेटमेंट आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, ए डॉट बी का होल डैश, डैश मतलब यहाँ क्या मतलब है, हमारा कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, क्योंकि डैश को हम, ये कॉम्प्लीमेंट को हम डैश से भी लिखते हैं और बार से भी लिखते हैं। मतलब अगर ऐसा बार लिखूँगा तो भी वो क्या है, हमारा कॉम्प्लीमेंट, और अगर ऐसा डैश लिखा हुआ है तो भी क्या है, वो कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो ए डॉट बी का होल डैश बराबर डी मॉर्गन्स थ्योरम क्या बोलती है, ए बार प्लस बी बार, ये तो बोलती है। अब इसको याद रखने का तरीका कैसे है, इसको ऐसे याद रखना है कि जब भी हम ब्रैकेट को खोलेंगे, ठीक है, यहाँ पे हमको एक ब्रैकेट दिख रहा है, इस ब्रैकेट को जब भी हम खोलेंगे तो डॉट की जगह हमको हमेशा क्या लगाना है, ये डॉट है, डॉट की जगह हमको हमेशा क्या लगाना है, प्लस, और डैश की जगह हमको क्या करना है, डैश हटाना है, और जहाँ डैश लगा है, जहाँ डैश नहीं लगा है वहाँ डैश लगाना है। तो देखो यहाँ पे ए में डैश नहीं लगा हुआ था तो हमने यहाँ पे ए में डैश लगा दिया, और यहाँ बी में भी डैश नहीं लगा हुआ था तो बी में भी हमने डैश लगा दिया। तो डी मॉर्गन्स थ्योरम क्या बोलती है, जब भी हम ब्रैकेट खोलेंगे और उसके ऊपर अगर डैश लगा हुआ है, ठीक है, ऐसा नहीं सिंपल ब्रैकेट खोलने पे ये सब होगा, अगर ब्रैकेट के ऊपर डैश लगा हुआ है तो उसको हम कैसे करेंगे, डॉट की जगह प्लस लगा देंगे, और डैश नहीं है तो डैश लगा देंगे, और डैश है तो डैश हटा देंगे, ठीक है। अब इसका स्टेटमेंट क्या बोलता है, स्टेटमेंट बोलता है द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू वेरिएबल्स। देखिए ये दो वेरिएबल का प्रोडक्ट है, इसका कॉम्प्लीमेंट ये दिख रहा है, इज़ इक्वल टू द सम ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ इंडिविजुअल वेरिएबल्स। ये किसके बराबर है, सम के, और किसके सम के, इंडिविजुअल वेरिएबल के कॉम्प्लीमेंट के सम के, ठीक है। इसको आप चाहें तो हिंदी में भी लिख सकते हैं, जो मैंने बोला है उसको लिख लीजिएगा। अब इसके बाद इसको हम प्रूव करेंगे ट्रूथ टेबल से। ट्रूथ टेबल मैंने क्लास में डिस्कस की हुई है, पर ट्रूथ टेबल से, इसके लिए ट्रूथ टेबल हम यहाँ पे देखेंगे। ट्रूथ टेबल हमारा क्या होता है, इनपुट और आउटपुट का रिलेशन होता है, मैंने बताया था। अब इसकी ट्रूथ टेबल, इसको प्रूव करने के लिए हमें क्या प्रूव करना है कि हम ए और बी की अलग अलग वैल्यू के लिए इसकी जो वैल्यू आएगी वो इसके बराबर आनी चाहिए। ये प्रूव कर देंगे तो हमारी ट्रूथ टेबल का काम कंप्लीट हो जाएगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ए और बी की डिफरेंट वैल्यूज़ लेंगे। ये देखिए ए और बी की मैंने अलग अलग वैल्यू ले ली है, 0 0 0 1 1 0 और 1 1। अब इसके बाद हमें इन दोनों टर्म्स को आपस में बराबर करना है। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, एक तो ए बार की वैल्यू चाहिए, बी बार की वैल्यू चाहिए, और ए डॉट बी के होल बार की वैल्यू चाहिए। तो हमने कॉलम बनाया ए बार के लिए, बी बार के लिए, फिर ए डॉट बी के लिए, और फिर उसके बार के लिए, ठीक है। तो अब कैसे करेंगे, देखिए ए और बी की वैल्यू हमारे पास है ना, 0 0 और 0 1 1 0 और 1 1। तो अब देखिए ए की वैल्यू यहाँ पे 0 है,
तो ए बार की क्या होगी, ए बार मतलब उल्टा कॉम्प्लीमेंट का, कॉम्प्लीमेंट ए का, तो 0 का उल्टा 1, फिर 0 का 1, फिर 1 का 0, फिर 1 का 0। ऐसे ही पूरा बी बार का हम बना लेंगे, बी का उल्टा करके। फिर बनाना है ए डॉट बी। ए डॉट बी मतलब इसका और इसका डॉट प्रोडक्ट। अपने को पता है 0.0 0 होता है, 0.1 0, 1.0 0 और 1.1 1। ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है ए डॉट बी का बार, मतलब इसका कॉम्प्लीमेंट, इस पूरे कॉलम का कॉम्प्लीमेंट। तो 0 का 1, 0 का 1, 0 का 1, 1 का 0। ठीक। इसके बाद आपको क्या चाहिए, ए बार प्लस बी बार। ये रहा ए बार और ये रहा बी बार, इन दोनों का आपको और करके यहाँ पे लिखना है। 1 + 1 का 1, 1 + 0 का 1, फिर लो प्लस हाई का हाई और लो प्लस लो का लो। ठीक है। ये आपको अगर ऐसा समझ में नहीं आ रहा है तो हमने जो ऊपर देखा है एडिशन, वो आप देख सकते हैं एक बार। इसके बाद इसका हम सर्किट बनाएंगे। सर्किट कैसे, जैसे हमारे पास ये दो इक्वेशन है, एक ये और एक ये, इधर का अलग सर्किट बनाएंगे और इधर का अलग सर्किट बनाएंगे। सर्किट के लिए हमको क्या चाहिए, गेट्स चाहिए। अब मैंने पहले डिस्कस किए हुए हैं आपसे क्लासरूम में कि गेट्स कैसे होते हैं। अभी आपको यहाँ देखने को मिलेगा कि बेसिक गेट 3 टाइप के होते हैं, एंड गेट, और गेट और नॉट गेट। अभी आप देखोगे यहाँ पे आपको एंड गेट दिख रहा है और यहाँ पे आपको और गेट दिख रहा है। ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पे क्या टर्म है, पहली टर्म अपनी ए डॉट बी। ए डॉट बी, पहले हम ए डॉट बी बनाएंगे। ये हमने बनाया ए डॉट बी। ये किससे बना, एंड गेट से। अब ए डॉट बी का पूरे ब्रैकेट पे क्या लगा हुआ है, बार, कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट के लिए हमको पता है कि हम कौन से गेट का यूज़ करते हैं, नॉट गेट का। तो इसको नॉट गेट में देंगे तो हमको क्या मिल गया, ए डॉट बी का बार या फिर ए डॉट बी का होल डैश। ठीक। अब आर एच एस पे हम देखेंगे तो आर एच एस पे हमारे पास क्या था, वहाँ पे ए बार प्लस बी बार। ए बार प्लस बी बार बनाने के लिए पहले ए बार चाहिए और फिर बी बार। तो ए बार हमको मिलेगा, यहाँ पे इनपुट पे क्या रहेगा, ए लिखा नहीं है, उसको हम जब नॉट गेट में देंगे तो हमको क्या मिलेगा, ए बार। और फिर जब बी को नॉट गेट में देंगे तो क्या मिलेगा, बी बार। ठीक है। अब ए बार मिल गया, बी बार मिल गया, इन दोनों के बीच में क्या लगा हुआ है, प्लस। तो प्लस किससे मिलता है, और गेट से। तो हमने एक और गेट लगा दिया, इन दोनों को और गेट में दिया तो आउटपुट क्या मिल जाएगा, ए बार प्लस बी बार। मतलब ये दोनों सर्किट क्या है, आपस में इक्वल। ठीक है। ये था आपका डी मॉर्गन्स थ्योरम का फर्स्ट स्टेटमेंट। इसके बाद डी मॉर्गन्स थ्योरम का सेकंड स्टेटमेंट हम देखते हैं। सेकंड स्टेटमेंट क्या कहता है, अगर इक्वेशन के फॉर्म में देखें तो ये कहता है कि ए प्लस बी का होल डैश बराबर क्या होगा, ए डैश डॉट बी डैश। देखो हमने कैसे क्या देखा था, अगर ब्रैकेट के बाहर डैश लगा है तो उसको खोलने के बाद प्लस की जगह पे क्या आ जाएगा, डॉट आ जाएगा। और जहाँ पे डैश नहीं है, ए में डैश नहीं है तो ए में डैश आ गया, बी में अंदर डैश नहीं है तो बी में भी डैश आ गया। वही क्या है यहाँ पे भी। ठीक है। अब इसका स्टेटमेंट क्या कहता है, इसका स्टेटमेंट कहता है कि दो वेरिएबल के सम का कॉम्प्लीमेंट, ये दो वेरिएबल ए और बी, इनका सम का क्या है, कॉम्प्लीमेंट, दोनों वेरिएबल के कॉम्प्लीमेंट के प्रोडक्ट के बराबर होता है। ये दोनों वेरिएबल के कॉम्प्लीमेंट के प्रोडक्ट के बराबर होता है। ठीक है। पहले वेरिएबल का कॉम्प्लीमेंट ए बार और दूसरे वेरिएबल का कॉम्प्लीमेंट बी बार, इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होता है। ये स्टेटमेंट भी आपको याद करना है और इक्वेशन भी। ठीक है। अब इसके लिए भी हमको ट्रूथ टेबल बनानी है। तो ट्रूथ टेबल बनाने के लिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको क्या क्या चाहिए, ये चाहिए और ये चाहिए।
तो इसके लिए आपको a प्लस बी चाहिए, फिर उसका बार चाहिए, फिर a का बार चाहिए, फिर b का बार चाहिए, और फिर उन दोनों का प्रोडक्ट चाहिए। तो हमने ए बी की वैल्यू के लिए पहले a प्लस बी निकाला, फिर a बार निकाला, फिर b बार निकाला, फिर उन दोनों के सम का कॉम्प्लीमेंट निकाला, और फिर इसके और इसका प्रोडक्ट निकाला। तो आपको यह टेबल खुद से बनानी है जैसे हमने पिछली टेबल बनाई थी, और मैच करना है फिर ये और ये इक्वल आते हैं कि नहीं आते हैं। ठीक है। इसके बाद इसका सर्किट हम देखें तो हमारे पास एक तरफ क्या है, a प्लस बी का बार। तो उसके लिए पहले a प्लस बी बनाएंगे। a प्लस बी बनाने के लिए हमको क्या चाहिए, और गेट, क्योंकि प्लस है तो हमने एक और गेट लगाया। फिर उस पूरे का क्या चाहिए, कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट के लिए कौन सा गेट होता है, नॉट गेट। तो हमने नॉट गेट लगाया। अच्छा याद रखना, नॉट गेट ऐसे बनता है, आगे ज़ीरो भी लगता है ये। ठीक है। बहुत से बच्चे क्लास में ज़ीरो नहीं लगाते थे, तो ऐसा नहीं करना है। ठीक है। तो ये हमने बनाया। अब इसके बाद सेकेंड साइड के लिए हमको क्या चाहिए, ए बार डॉट बी बार। तो पहले हम ए बनाएंगे, ए बार बनाएंगे, सॉरी ए तो है हमारे पास। तो एक बार के लिए हम नॉट गेट लगाएंगे, ये नॉट गेट लगा, और बी बार के लिए भी नॉट गेट लगाएंगे, ये नॉट गेट लगा। अब ए बार मिल गया, बी बार मिल गया, इन दोनों का हमको क्या चाहिए, एंड चाहिए। तो इनके लिए हमने क्या लगा दिया, एक एंड गेट लगा दिया। ठीक है। तो हमको ये भी मिल गया, LHS और RHS को लेके हमने इसका सर्किट बना दिया। तो ये थी आपकी डी मॉर्गन्स थ्योरम। डी मॉर्गन्स थ्योरम हमने थोड़ा डिस्क्रिप्शन में इसलिए देखी है क्योंकि ये एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछी जाती है, तो इसको आप डिस्क्राइब भी कर पाएँ इसलिए हमने ये देखी है। अदरवाइज़ आपको इक्वेशन सॉल्व करने के लिए, बूलियन अलजेब्रा सॉल्व करने के लिए इसकी दोनों इक्वेशन याद रखनी है। कौन सी, ये देखिए, एक तो ये वाली जिसमें हमको दिया हुआ है a प्लस बी का होल बार इक्वल्स टू a बार डॉट बी बार। हमको इसको याद रखना है, ब्रैकेट का अगर डैश हटाते हैं तो प्लस की जगह डॉट, डॉट की जगह प्लस, a की जगह a बार, b की जगह b बार, a बार की जगह a और b बार की जगह b। और सेकेंड इक्वेशन ये वाली स्टेटमेंट 1 में, ये दोनों इक्वेशंस हमको याद रखनी है। ठीक है। आगे चलते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कंसेंसस थ्योरम। कंसेंसस थ्योरम आपको एग्ज़ाम में कंसेंसस थ्योरम के नाम से भले ही नहीं आया, लेकिन इसकी जो इक्वेशन है इसका यूज़ आपको इक्वेशन सॉल्व करने में आ सकता है, या फिर इसका डायरेक्ट प्रूफ आपको पूछा जा सकता है कि आप बताएं कि ये इक्वेशन सॉल्व करने पे आपको क्या मिलेगा। तो ये इक्वेशन सॉल्व करने पे आपको ये मिलेगा। ठीक है। तो अब ये क्या है, पहली बात तो इस इक्वेशन को कैसे याद रखेंगे। तो इस इक्वेशन को याद रखने के लिए हम देखिए, इसको अगर आप ढंग से देखेंगे तो इसमें 3 वेरिएबल है, A, B और C, इसके अलावा चौथा नहीं दिखेगा। अब तीनों वेरिएबल दो वेरिएबल के प्रोडक्ट में है। पहले है AB, BC और A बार C। ठीक है। इधर भी दो का प्रोडक्ट है। अब देखो इस पूरी इक्वेशन में आपको एक ही ऐसा वेरिएबल दिख रहा है जिसका कॉम्प्लीमेंट है, और वो कौन सा है, वेरिएबल A ही ऐसा वेरिएबल है जिसका आपको कॉम्प्लीमेंट दिख रहा है A बार, बाकी नहीं दिख रहा है। ठीक है। तो इसका मतलब इस इक्वेशन में एक ऐसा वेरिएबल रहेगा जिसका कॉम्प्लीमेंट भी होगा और वो खुद भी होगा, उसके अलावा दूसरा ऐसा नहीं रहेगा। ठीक है। तो यहाँ पे हमको A का कॉम्प्लीमेंट दिख रहा है, तो इसका जो सिंप्लीफाई फॉर्म होता है उसमें आप देखेंगे कि सिर्फ वही टर्म है जिसमें वो वेरिएबल A है और उसका कॉम्प्लीमेंट A बार है। तीसरी टर्म BC जो है वो नहीं है।
ठीक है, तो सिंप्लीफाई करने पे ऐसा होता है। तो हम याद रखेंगे कि 3 वेरिएबल होंगे, 3 में से 2-2 के प्रोडक्ट की 3 टर्म होगी। तीनों टर्म्स में से वो टर्म हटेगी जिसमें से कॉमन वेरिएबल नहीं होगा, जिसका कि एक बार कॉम्प्लीमेंट यूज़ किया गया है। ठीक है, अगर कन्फ्यूजन हो तो वीडियो वापस से रिवाइंड करके मैंने क्या बोला है उसको सुनिएगा, तो समझ में आ जाएगा। अब हम इस इक्वेशन को प्रूव करते हैं। हमको प्रूव क्या करना है? हमको प्रूव करना है कि लेफ़्ट हैंड साइड LHS बराबर राइट हैंड साइड RHS। तो हमने पहले क्या लिया है? टेकिंग LHS को हमने लिख लिया है यहाँ पे। ठीक, अब इसके लिए हम क्या करेंगे? हमको पता है कि 1 का अगर प्रोडक्ट किसी भी टर्म में करते हैं तो 1 आता है, इसलिए हमने BC में 1 का प्रोडक्ट किया। अब हमको ये भी पता है कि 1 को हम क्या लिख सकते हैं? A प्लस A बार। हमने ऊपर देखा था कि A प्लस A बार बराबर 1 होता है, तो हमने इस 1 की जगह लिख दिया A प्लस A बार, और बाकी पूरी इक्वेशन वैसी की वैसी कॉपी कर दी। ठीक, अब आगे चलते हैं। अब क्या किया? अब इसको ओपन कर लेंगे। ये जो पार्ट है इसको ओपन कर लेंगे। देखिए यहाँ पे उसको ओपन कर लिया अपन ने, और ओपन करने के बाद हम क्या करेंगे? अब देखिए यहाँ तो ये तो अभी ओपन करके हमने टर्म लिखी है, इसलिए इन दोनों में से तो हम कॉमन लेंगे नहीं। अब हम क्या करेंगे? इसमें से कॉमन लेंगे और इसमें से कॉमन लेंगे। ठीक है, तो पहले इसमें से और इसमें से क्या कॉमन आया? AB। इसमें से और इसमें से क्या कॉमन आया? A बार C। अंदर बचा A प्लस C और 1 प्लस C और 1 प्लस B। ठीक है, अब हमको ये पता है कि 1 प्लस कुछ भी हो, हाई प्लस कुछ भी हो, वो हमेशा किसके बराबर होता है? हाई के बराबर, या फिर 1 के बराबर। तो हमने 1 प्लस C को 1 लिख दिया, और यहाँ पे 1 प्लस B को 1 लिख दिया। ठीक है, अब A डॉट B डॉट 1, मतलब किसी में भी 1 का प्रोडक्ट करें तो क्या आएगा? हमेशा वही चीज़ आएगी। तो A डॉट B में 1 का करा तो A डॉट B आया। A बार C डॉट 1 करा तो A बार C आया। ठीक है, तो ये किसके बराबर आ गया? हमारे RHS के बराबर। ये देखिए RHS यहाँ पे ये है, और इसी के बराबर आपका इक्वेशन में सॉल्व करने पे फाइनल आंसर आ गया। तो यहाँ पर ये प्रूफ हो गया। अब यहाँ ये प्रूफ तो हो गया, लेकिन इसको आपको याद भी करना है, और याद कैसे करना है उसका तरीका मैंने आपको बताया है। अब देखिए, कंसेंसस थ्योरम के भी 2 स्टेटमेंट थे। पहला हमने देख लिया, और दूसरा ये रहा। ठीक है, यहाँ पे भी LHS अलग है और RHS अलग है। ठीक, यहाँ भी आप देख सकते हैं, वहाँ पे वो टर्म्स प्रोडक्ट में थी, और यहाँ पे टर्म्स काय में है? सम के फॉर्म में। यहाँ पे A प्लस B प्लस C, A बार C। यहाँ भी आप देखोगे तो आपको एक साइड यह दिखेगा कि सिर्फ 2 टर्म में जो वेरिएबल है वो अपने कॉम्प्लीमेंट के फॉर्म में प्रेजेंट है, जैसे A और A बार। इसमें कोई बार नहीं है, तो इसलिए ये वाली टर्म यहाँ से हट गई है। ठीक है, इसको याद रखने का तरीका ये है। अब इसका हमको प्रूफ देखना है। अभी हमने ऊपर क्या किया था? हम LHS को लेके चले थे, और आखिरी में वो RHS के बराबर आ गया था। अब यहाँ पे हम पहले लेंगे LHS को। LHS हमारा क्या है? ये रहा LHS, ये है LHS। तो LHS में हमने पहली 2 टर्म A प्लस B और B प्लस C को एक साथ लिया, इसको ओपन कर दिया प्रोडक्ट खोल के। फिर यहाँ पे हमको दिख रहा है बीच में एक टर्म आई B डॉट B। हमको पता है B डॉट B बराबर क्या होता है? B, तो हमने उसको लिख दिया B।
ठीक है, ये टर्म हमने एज इट इज़ लिख दी और बाकी टर्म्स भी एज इट इज़ लिख दी। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, इन दोनों में से b कॉमन दिख रहा है तो b कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा 1 प्लस सी। ठीक है, 1 प्लस सी कॉमन ले लिया। अब हमको पता है कि 1 के साथ कुछ भी होता है तो वो 1 ही हो जाता है, तो इसलिए 1 प्लस सी हट गया और यहाँ पे क्या बचा, सिर्फ 1। ठीक है, अब हमने ए बी को इधर लिख लिया और ए सी को इधर लिख लिया। क्यों लिख लिया ऐसा, क्योंकि हमको दिख रहा है कि यहाँ पर हमारे पास बी है। क्या दिख रहा है हमको, हमको दिख रहा है कि यहाँ पे हमारे पास बी है, तो बी को हम ऐसी टर्म के साथ लिखेंगे जिसमें बी हो, जो कि इसमें है, तो इनमें से कॉमन ले सकें। तो इसके साथ लिखा और ए सी को यहाँ लिखा और इसको एज इट इज़ लिखा। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया है, नेक्स्ट स्टेप में हमने यहाँ से b कॉमन लिया और कॉमन लेने के बाद जैसे अंदर बचेगा 1 प्लस a, तो 1 प्लस a मतलब 1 में जो भी जुड़ेगा वो हट जाएगा, इसलिए हमारे पास सिर्फ क्या बचा, b बचा। ठीक है, अब b बचने के बाद ये टर्म एज इट इज़ आ गई। इसके बाद इन दोनों ब्रैकेट्स का हमने मल्टीप्लाई कर दिया। तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमको क्या मिलेगा, मल्टीप्लाई करने के बाद हमको 4 टर्म मिलेगी, 1 2 3 4। ठीक, तो ये पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। अब यहाँ देखेंगे हम, पहली में क्या मिल रहा है, a डॉट a बार। भाई बीच में सी लिखा है लेकिन हमने लॉ पढ़ा था ऊपर, उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, सी को हम साइड में लिख सकते हैं यहाँ पे, मतलब इसको हम a डॉट a बार डॉट सी भी लिख सकते हैं। और a बार डॉट a हमको पता है 0 के बराबर होता है, मतलब 0 डॉट सी, तो 0 डॉट सी मतलब 0, इसलिए इसकी वैल्यू क्या हो गई, 0। वैसे ही यहाँ पे नेक्स्ट टर्म में क्या हो रहा है, a डॉट सी डॉट सी, सी डॉट सी सी के बराबर होता है, इसलिए सी लिख दिया। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, हेलो, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। तो हम इस स्टेप पे थे, हमने देखा था कि a डॉट सी को हमने लिखा ए सी। ठीक है, अब ये टर्म तो 0 हो गई, तो ए सी को एज इट इज़ लिखा, फिर ये एज इट इज़ और फिर बी सी एज इट इज़। ठीक है, तो अभी हमने क्या किया कि हमने LHS को सॉल्व किया जितना हम कर सकते थे। अब हम किसको सॉल्व करेंगे, RHS को। RHS क्या है हमारे पास, ये हमारा RHS। तो अब हमने लिया RHS को, टेकिंग RHS, ये लिखा RHS। ये 2 प्रोडक्ट टर्म है, इनको हमने ब्रैकेट खोल के ऐसे लिख लिया 4 टर्म्स में। 4 टर्म्स में से पहली टर्म हमारे पास आई a डॉट a बार। a डॉट a बार को हमको पता है 0 लिख सकते हैं, तो हमने उसको 0 कर दिया, ये कैंसिल हो जाएगी। फिर बाकी जो 3 टर्म्स है, a बार, b a c और b c, ये एज इट इज़ आ जाएगी। तो ये हमारा क्या आ गया, RHS। अब आप देख सकते हो कि जो आपका RHS आया है और जो आपका LHS आया था वो दोनों सेम है, तो इससे यह थ्योरम प्रूफ हो गई है। ठीक है, अब हमने हमारे इस टॉपिक में मेनली सारी थ्योरी कवर कर ली है। इस थ्योरी में हमने ये देखा है कि बेसिक्स, लॉज और थ्योरम्स बूलियन अलजेब्रा की क्या होती है, जिनकी हेल्प से हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं और इक्वेशंस को, कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस को छोटा कर सकते हैं। तो उसी में अब
इस थ्योरी के बेस पे क्वेश्चंस कैसे सॉल्व कर सकते हैं और प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चंस आए हैं वो अब हम देखेंगे। तो उसमें पहला क्वेश्चन दिख रहा है मुझे a प्लस ए डॉट बी। अब किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमको दो चीज़ें दिखेगी, या तो दो या तीन चीज़ें दिखेगी। या तो हम उसमें से कॉमन लेंगे, या फिर हम किसी लॉ का यूज़ करेंगे, या फिर हम 1 का या 0 का प्रोडक्ट करेंगे उसमें। जैसे हमने अभी ऊपर थ्योरम प्रूव करते हुए 1 का प्रोडक्ट किया था और फिर 1 को लिखा था a प्लस ए बार। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे सिंपली हमको दिख रहा है कि हम इसमें से a कॉमन ले सकते हैं, तो हमने a कॉमन ले लिया और फिर अंदर बचा 1 प्लस बी। हमको पता है 1 प्लस बी को हम लिख सकते हैं 1 के बराबर, इसलिए a डॉट 1, और a डॉट 1 हमको पता है क्या होता है a, इसलिए हमने उसको लिख दिया a। सिंपल है, इसका आंसर आ गया। आपको दिया गया था a प्लस ए बी और आंसर में सिर्फ क्या मिला a, मतलब एक बड़ा एक्सप्रेशन था और आपके पास सिर्फ क्या रह गया a। मतलब आपको पहले सर्किट बनाने के लिए इतनी माथापच्ची करनी पड़ रही थी, पर अब सीधे a ही आपका सॉल्यूशन है। ठीक, सेकेंड क्वेश्चन हमको दिख रहा है a डॉट ए प्लस बी, इसको हमने लिया। ठीक है, अब हमको ब्रैकेट दिख रहा है तो हम ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं। ब्रैकेट ओपन करने के बाद देखिए हमको दिख रहा है a डॉट ए। a डॉट ए को हम पता है कि हम उसको a लिख सकते हैं, a डॉट बी को एज इट इज़ लिख दिया। अब देखिए ये सेम क्वेश्चन बन गया है यहाँ पे, इसको अभी हमने सॉल्व किया ही है, तो इसको आप आगे कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा है a प्लस ए बार बी। अब ऊपर तो a कॉमन आ रहा था इसलिए हमने कॉमन ले लिया, लेकिन यहाँ पे a कॉमन नहीं आ रहा है। तो आपको पता होगा कि हमने डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम पढ़ी है, लॉ नहीं थ्योरम, मैंने आपको ऊपर बोला था। डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम क्या बोलती है कि पहली टर्म एक बार इसके साथ और फिर पहली टर्म एक बार इसके साथ, मतलब पहले a के साथ a बार और फिर a के साथ b। तो देखिए पहले हमने इसको ओपन करके डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम लगा के क्या लिखा, a के साथ a बार और a के साथ b। ठीक, अब हमको ये दो ब्रैकेट्स दिख रहे हैं, इन दोनों ब्रैकेट्स को हम लेकिन ओपन हम नहीं करेंगे, हमें उससे पहले क्या दिख गया है कि a प्लस ए बार, और हम जानते हैं a प्लस ए बार बराबर क्या होता है 1, तो हमने उसको 1 लिख दिया और a प्लस बी को एज इट इज़ लिख दिया। अब 1 में किसी का भी प्रोडक्ट करते हैं तो वही चीज़ आती है, तो इसलिए 1 गायब हो गया और आंसर क्या हो गया a प्लस बी, क्योंकि a प्लस ए बार किसके बराबर होता है 1 के बराबर। ठीक, ये क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है x बार y बार z प्लस x बार y z प्लस x y बार। ठीक है, अब हमको क्या दिख रहा है, देखिए पहली दो टर्म में हमको कॉमन दिख रहा है x बार z, तो हमने कॉमन ले लिया इन दोनों टर्म्स में से, तो अंदर क्या बचेगा y बार प्लस y। फिर उसके बाद नेक्स्ट टर्म एज इट इज़ लिख दी। हमको पता है y बार प्लस y क्या होता है 1 के बराबर, 1 लिख दिया। अब x बार z डॉट 1 बराबर क्या होगा x बार z, क्योंकि 1 में उसका प्रोडक्ट करेंगे वही आएगा, और नेक्स्ट टर्म सेम लिख दी। ये हो गया फोर्थ क्वेश्चन। इसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन इजी लग रहा है। ठीक है, क्या है, x के प्रोडक्ट में है x बार प्लस y। ठीक, इसको अपन ने ब्रैकेट ओपन कर लिया, दो टर्म मिलेगी, x डॉट ए बार 0 होगा, क्यों, क्योंकि a डॉट ए बार भी क्या होता है 0, तो इसको 0 लिख दिया। अगली टर्म एज इट इज़ आ गई, प्लस में 0 है यहाँ पे, 0 प्लस एक्स वाई,
तो 0 जुड़ के वही बन जाएगा, इसलिए आंसर क्या आ जाएगा, XY। 5th क्वेश्चन हो गया। इसके बाद 6th क्वेश्चन। 6th क्वेश्चन में क्या दिख रहा है, A बार BC प्लस AC। ठीक है, इसमें से हमको C कॉमन दिख रहा है, हमने C कॉमन ले लिया। अब देखो यहाँ पे वही टर्म दिख रही है जो ऊपर सॉल्व की थी, ऊपर वाले क्वेश्चन में डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम लगाई थी, तो वैसे ही आपको यहाँ भी डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम लगाना है और इसको सॉल्व करना है। तो आपका आंसर आ जाएगा A.C प्लस BC। डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम लगाएंगे तो एक बार A के साथ A बार और एक बार A के साथ B, तो ये एक बार A के साथ A बार और एक बार A के साथ B, फिर ये 1 हो गया और फिर 1 का प्रोडक्ट वही होता है। ठीक है, इसको कीजिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन में आप देखेंगे कि आपको दिखेगा कि ये 2 टर्म रिपीट हुई है और ये 2 टर्म रिपीट हुई है, AB बार C बार D। ठीक है, तो हमको पता है कि A प्लस A बराबर क्या होता है, A। वैसे ही B प्लस B बराबर भी क्या होगा, B। इसलिए AB बार प्लस AB बार बराबर AB बार और C बार D प्लस C बार D बराबर C बार D। ठीक है, मैं कॉम्प्लीमेंट को बार बोल रहा हूँ कभी और कभी डैश बोल रहा हूँ, तो आप ये याद रखिएगा, जब मैं बार बोलता हूँ तब भी मतलब कॉम्प्लीमेंट होता है और डैश बोलता हूँ तब भी मतलब कॉम्प्लीमेंट होता है। ठीक है, तो इन दोनों टर्म्स को हमने रिप्लेस कर देंगे और 2 की जगह हमारी 4 की जगह सिर्फ कितनी टर्म्स बचेगी एक्सप्रेशन में, 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 8th क्वेश्चन। इसमें हमें बोला है कि प्रूव द फॉलोइंग इक्वेशन यूजिंग डी मॉर्गन्स थ्योरम। डी मॉर्गन्स थ्योरम का यूज़ करके इस इक्वेशन को प्रूव करना है, मतलब इसकी वैल्यू किसके बराबर होना चाहिए, 0 के बराबर, ये प्रूव करना है। और डी मॉर्गन्स थ्योरम हमको ये बताती थी कि अगर ब्रैकेट के ऊपर कॉम्प्लीमेंट लगा हुआ है तो ब्रैकेट खुलने पर डॉट की जगह प्लस आएगा, प्लस की जगह डॉट आएगा, ए की जगह ए बार, बी की जगह बी बार। ठीक है, तो अब देखिए ये है, इसका ब्रैकेट ओपन किया, प्लस की जगह डॉट, ए की जगह ए बार, बी की जगह बी बार। इसका ब्रैकेट ओपन किया तो ए बार की जगह एक और बार लगा दिया, बी बार की जगह एक और बार लगा दिया। अब हमको पता है किसी भी चीज़ का डबल बार है मतलब बार हट जाता है, तो सिंपल ए आ गया और यहाँ सिंपल बी आ गया। अब हमारी ये दोनों टर्म्स की वैल्यू हमने निकाल ली है, इसको हम प्रोडक्ट कर लेंगे क्योंकि ये बीच में प्रोडक्ट है, तो अब इसको प्रोडक्ट कर लेंगे। प्रोडक्ट करने के लिए वैल्यूज़ यहाँ पे लिख दी। अब ए वाली टर्म एक साइड लिख ली, बी वाली टर्म एक साइड लिख ली, बीच में डॉट था इसलिए यहाँ पे डॉट लगा दिया। अब ए डॉट ए 0 होता है, बी डॉट बी 0 होता है और 0 डॉट 0 भी क्या होता है, 0 होता है, इसलिए हैंस प्रूव्ड। आंसर क्या आ गया, 0। ठीक है, तो यह था एक बूलियन अलजेब्रा पे डिस्क्रिप्टिव लेक्चर। इसमें हमारे सारे बूलियन अलजेब्रा से रिलेटेड क्वेश्चंस और थ्योरी कंप्लीटेड है। अब आपको यह करना है कि यह पूरी थ्योरी अपने हाथ से कॉपी में लिखना है, समझते हुए लिखना है। जो क्वेश्चंस मैंने करे हैं बिना देखे सॉल्व करना है और सॉल्व करने के बाद, समझने के बाद, याद करने के बाद डाउट्स आएंगे, उन डाउट्स को पहले अपने फ्रेंड्स से डिस्कस कीजिए। उसके बाद जो नहीं आते हैं तो आप ग्रुप में मुझे लिख के भेज सकते हैं कि ये डाउट है, तो वहाँ पर फिर हम उस चीज़ को डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू।